वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बाद आता है मिडबल इंडिया का दौर, वो दौर जिसे हम भारत के एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये वो दौर था जब भारत विश्व गुरु था। मिडबल पीरियड में हमारे देश में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें चाणक्य जैसे प्रोफेसर हुआ करते थे। तो बॉस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिडबल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो ईयरफोन लगाइए और एक जगह बैठ जाइए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत की प्राचीन यूनिवर्सिटी थी जो अब पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील नॉर्थ की ओर है। जिस नगर में ये विश्वविद्यालय था, कहा जाता है कि श्री राम के भाई यानी भरत के बेटे तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय का डेवलपमेंट कई रूपों में हुआ था, इसलिए यहाँ के मेन सिलेबस में वेद, वेदांत, फिलॉसफी, ग्रामर, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, मार्शल आर्ट, ऑपरेशन ऑफ आर्म, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, फाइन आर्ट, पाल्मेस्ट्री, हॉर्स राइडिंग, मंत्र विद्या, हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट लैंग्वेज और भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। चाणक्य, जीवक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौशलराज जैसे महान लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी। इस कॉलेज का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं था, ना ही किसी कोर्स का ड्यूरेशन फिक्स था, ना कोई स्पेसिफिक डिग्री दी जाती थी, बल्कि विद्यार्थी की एबिलिटी और इंटरेस्ट देखकर आचार्य उनके लिए स्टडी पीरियड डिसाइड करते थे। लेकिन कुछ सिलेबस का ड्यूरेशन फिक्स था, जैसे मेडिकल के कुछ सिलेबस 7 साल के थे, उसके बाद 6 महीने का रिसर्च और उसके बाद विद्यार्थी को डिग्री मिलती थी। हमारी रिसर्च के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर दीक्षा यानी कि कॉन्वोकेशन लगभग 12 साल के बाद मिलता था। तक्षशिला आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर था। कहा जाता है यहाँ के विद्यार्थी ब्रेन और इंटेस्टाइन तक का ऑपरेशन आसानी से कर लेते थे। कई नॉन क्यूरेबल बीमारियों का इलाज यहाँ आसानी से हो जाता था। यहाँ अमीर गरीब सभी बच्चे पढ़ सकते थे। जहाँ अमीर बच्चे फीस देते थे, वहीं गरीब बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आश्रम का काम करते थे और शिक्षा पूरी होने के बाद फीस देने के लिए प्रॉमिस करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 6वीं शताब्दी के दौरान अटैकर द्वारा ये विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन तब तक चाणक्य की अगुवाई में 5वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी में ज्ञान का यह दिया जलता रहा। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर दूर नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर गुप्त शासक कुमार गुप्त थे। 7वीं शताब्दी में नालंदा अपने गोल्डन फेज में थी। कहा जाता है कि इस समय में 10,000 से ज़्यादा इंडियन और फॉरेनर विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते थे और 1500 से 2000 तक टीचर पढ़ाते थे। यहाँ से ग्रेजुएट होकर बच्चे बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। कई सदियों तक यहाँ रिलीजन, पॉलिटिक्स, इतिहास, एस्ट्रोलॉजी, साइंस और तमाम विषयों की शिक्षा दी जाती थी। माना जाता है कि नालंदा में इतनी किताबों का कलेक्शन था कि कोई भी विद्यार्थी अपने एक जीवन में तो नहीं ही गिन पाता। लेकिन इस महान शिक्षा के मंदिर के डिस्ट्रॉय होने की दास्तां पावर प्ले और विदेशी आक्रमणकारियों से जुड़ी हुई है। बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर खत्म कर दिया था। सिर्फ नालंदा ही जलकर राख नहीं हुई, बल्कि उस समय के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी यही हाल हुआ था। इसके बाद शुरू होता है ज्ञान और पहचान के गुमनामी का दौर, जिससे हम आज तक नहीं उभर पा रहे हैं। प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम अटैकर ने सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि शिक्षा के दूसरे सेंटर जैसे कि मंदिर और मठ को भी तोड़ने लगे। कहीं पर जलाया जाता है तो कहीं पर तोड़ा जाता है और इस तरह से हमारे सारे शिक्षा केंद्रों को बर्बाद कर दिया जाता है। इसके बाद आता है मिडबल एजुकेशन सिस्टम का दूसरा फेज, जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक चला। इन सालों में इस्लाम अपने चरम पर था। ज़बरदस्ती इस्लामिक लाइफ स्टाइल, इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक शिक्षा को फॉलो करवाया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि हमें सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा था।
अब शिक्षा आर्ट ऑफ लिविंग की जगह धार्मिक उलझनों में उलझ गई। अब जहां हिंदू अपना धर्म बचाने के लिए मंदिरों में जाकर पढ़ने और पढ़ाने लगे, वहीं मुस्लिमों में जगह जगह मदरसे खुलने लगे। दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी भिन्नताएं थी। जैसे हिंदुओं में उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल भेजा जाता था, वो परंपरा बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी। वहीं इस्लाम में जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता था, तब उसे मदरसा भेजा जाता था। जहां हिंदुओं को इस उम्र में श्लोक, मोरल साइंस और धार्मिक नॉलेज दिया जाता था, वहीं मदरसे में प्राइमरी शिक्षा का ऑब्जेक्ट बच्चे को फारसी अक्षर और कुरान सिखाना था। लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। जब अकबर ने दोनों धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास किया, कबीर, रहीम जैसे संतों ने गंगा यमुना तहजीब की नींव रखी। कास्ट ना देखकर सबको पढ़ने का अधिकार मिला, फीस भी नहीं ली जाती थी। वैसे तो अकबर के शासनकाल में शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में टैलेंट डेवलप करना था, लेकिन इसमें हमारे देश की औरतें काफ़ी पीछे रह गई। ये वो दौर था जब हारे हुए राजा के राज्य की सभी औरतों को बंदी बनाकर बादशाह और उनके सैनिकों को सौंप दिया जाता था। जहां वैदिक काल में महिलाओं का अधिकार पुरुषों से ज़्यादा था या पुरुषों के बराबर था, वहीं मिडबल इंडिया में शिक्षा अंग्रेजों से प्रभावित थी। इसीलिए औरतों को समाज के कमज़ोर वर्ग में देखा जाने लगा था। इसी समय में औरतों को पर्दा सिस्टम से भी परिचित करवाया गया था। चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा जैसी सामाजिक बीमारियों की शुरुआत भी इसी समय में हुई थी। इस दौर में कुछ एक्सेप्शन भी थे, जैसे दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली रजिया सुल्तान, आसफ अली जो अकबर के सेनापति थे, जिनसे लड़ाई हारने के पहले रानी दुर्गावती ने 15 सालों तक शासन किया था, झांसी की रानी अहिल्या गोलकर आदि कुछ महिलाओं ने सामाजिक बाधाओं को नहीं माना और हमेशा के लिए महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन गई। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही एक्सेप्शन हैं। उस समय ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति एक गहरे अंधेरे कुएं में थी। औरतों के मन से शिक्षा शब्द तो मानो जैसे गायब ही कर दिया गया था। और शायद यही कारण है कि आज भी हमारे देश की कई सारी औरतें खुद को पिछड़ा हुआ मानती हैं। आप उस समय की महिलाओं के शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आइए जानते हैं ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में शिक्षा। अब तक आपने जाना कि कैसे हम गुरुकुल के बदले मंदिर और मस्जिदों में पढ़ने लगे। ये वही दौर था जब अंग्रेज अपना पैर दुनिया में पसार रहे थे। अभी हम औरतों की दुर्दशा, उनकी शिक्षा और धार्मिक समस्याओं से जूझ ही रहे थे। तभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने अपने बिजनेस के साथ अपना दायरा बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब उन अंग्रेजों का लक्ष्य था कि भारतीयों को पूरी तरह से उनके प्रोडक्ट और उनके सिस्टम पर निर्भर कर दिया जाए। अब अंग्रेजों को सिर्फ कस्टमर नहीं चाहिए थे, बल्कि उन्हें हमारे संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना था। इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को टारगेट किया जो थे तो भारतीय, लेकिन उनकी सोच अंग्रेजों वाली थी। अब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन चुका था। अंग्रेजों ने गुरुकुल सिस्टम को पूरी तरह से हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने एक अलग एजुकेशन सिस्टम फॉलो करवाने वाले स्कूलों की स्थापना की थी। इस सिस्टम में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषयों से बिल्कुल अलग थे। अब विद्यार्थी के ओवरऑल विकास के बदले एकेडमिक परफॉर्मेंस पर जोर दिया जाने लगा। इस समय में बस एक ही अच्छी चीज़ हुई थी, वो ये थी कि अब लड़कियों ने भी शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। इन सब के बीच हमें लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र नहीं भूलना चाहिए। इन्होंने हमारी मातृभाषा के बजाय इंग्लिश भाषा को फेवर किया। 2 फरवरी 1835 को अपने पत्र में इंडियन एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के साहित्य को कम बताते हुए इंग्लिश की पैरवी की। इस तरह से धीरे धीरे हमारी शिक्षा ब्रिटिश एजुकेशन मॉडल बन गई, जिसका पर्पज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जिसमें भारतीय अंग्रेजों के लिए आसानी से काम कर सके। और ऐसा हुआ भी। आज़ादी के इतने साल बाद भी
आज भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज हमारे देश की साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट भले ही बढ़ी हो, लेकिन अगर आप ग्रामीण भारत की तरफ देखें तो आज भी नॉलेज की कमी, क्वालिटी एजुकेशन की कमी बिल्कुल आपको साफ साफ दिखेगी। हमारी मानसिकता आज भी अंग्रेज़ों के सोच से बाहर नहीं निकल पाई। आज भी क्रिएटिव और इनोवेशन की जगह हम सिर्फ बच्चे के रिजल्ट पर ध्यान देते हैं। बच्चों को बस चीज़ें रटाई जाती हैं ताकि वो फर्स्ट आ जाएं। बच्चा समझने से ज़्यादा रटने पर ध्यान देता है। इसको सही करने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाए। आज बच्चे ये तो जानते हैं कि न्यूटन का फार्मूला क्या है, लेकिन वो आया कहाँ से ये नहीं जानते। हाँ, बस कभी कभी वो सेब गिरने वाली कहानी सुना दी जाती है। इतिहास में हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने किस साल में आक्रमण किया था, लेकिन क्यों किया था ये नहीं बताया जाता, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ों को रटा है। इसके अलावा एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों की जिज्ञासा को भी बढ़ाना चाहिए। सिर्फ अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। जब बच्चा पूछता है कि सूरज दिन में क्यों नहीं निकलता, बच्चे कहाँ से आते हैं, तो उन्हें चुप करा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। तब धीरे धीरे वो सवाल पूछना बंद कर देता है और चीज़ों को रटना शुरू कर देता है, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। हमारी दूसरी गलती ये है कि हम बच्चों को रिजल्ट के आधार पर जज करते हैं, ना कि उनके टैलेंट के अनुसार। कम मार्क्स आने पर हम उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी पसंद या नापसंद भी अलग अलग होती है। जिसको इंग्लिश आती है वो इंटेलिजेंट है। कई टीचरों को तो सिर्फ लिखाने से मतलब होता है। वैसे तो इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इतिहास से सीखकर वो गलतियां दोहराए नहीं, लेकिन स्कूल में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। बस खाली बता दिया जाता है कि ये डेट ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद कर लो। मतलब हमें सिखाया नहीं जाता, सिर्फ बताया जाता है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं। सच कहूँ तो स्कूल वाले नंबर लाने की ओर में बच्चे की जिज्ञासा खत्म कर देते हैं। अगर बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाता तो कहा जाता है कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। फिर पेरेंट बच्चे पर चिल्लाते हैं, दबाव बनाते हैं कि तू अगर अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, और अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मतलब ज़िंदगी खत्म। नीट, आईआईटी और यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से क्या क्या कहा जाता है, ये सब तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हम खुद अनजाने में ही सही, लेकिन अपने बच्चों को अंधेरे कुएं में ढकेल देते हैं। कभी कभी इसी कारण से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि देश आगे नहीं बढ़ रहा है। सेल्फ डिफेंस, सेक्स एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जैसे ज़रूरी विषयों का तो नामो निशान तक नहीं है हमारे स्कूलों में। पूरा टाइम सिर्फ थ्योरी के पीछे पड़े रहते हैं। प्रैक्टिकल होता भी है तो बस नाम का, और सबको फ्री के नंबर दे दिए जाते हैं। आज बच्चे फ़ोन और सोशल मीडिया की दुनिया में इतना खो गए हैं कि वो खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं। वो इंटरनेट पर तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन उनकी मोरल, प्रैक्टिकल और स्किल डेवलपमेंट कहीं पीछे छूट गई है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। जहाँ छोटे गाँव या कस्बों में बड़े शहर के कॉलेज में जाने की इच्छा, सिर्फ नंबर पाने की इच्छा बच्चों के पूरे विकास में रुकावट पैदा करती है, वहीं मेट्रो सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली, पेरेंट के पास टाइम की कमी और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल की कमी के कारण बच्चे कहीं पीछे छूट रहे हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी सरकार ने 2021 में नई शिक्षा नीति लागू की है। क्या है ये शिक्षा नीति और क्या ये पूरी तरह से सही है, जानेंगे इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कूल में कैसे पढ़ाई करवाई जाती है।
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।